और आपको कहीं भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे पूछ लीजिएगा। एक बार इसको कंप्लीट बुक में जितनी भी प्रॉब्लम्स है आप एक बार रीड आउट जरूर कर लें। अगर सॉल्व नहीं भी करना हो, किसी को लगे नहीं मैं तो सॉल्व नहीं करना चाह रहा हूँ, तो आप उसको रीड आउट कर लें। ये प्रॉब्लम नंबर 647 देखिए। टोटल 70 प्रॉब्लम्स आपको सभी सॉल्व करनी है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको बता देता हूँ। इस प्रॉब्लम में क्या कहा गया, एक ये प्रोडक्शन फंक्शन है। बताइए पहला तो ये प्रोडक्शन फंक्शन कैसा है, लीनियरली होमोजीनियस। इसमें अगर मैं k को किसी भी a या किसी b से अल्फा से गुणा करूंगा तो फैक्टर आउट हो जाएगा, ठीक है, बाहर निकलेगा, ठीक है। अब ये लीनियरली है या नहीं है, पहले ये बताइए। होमोजीनियस तो है, दिख रहा है, लेकिन ये लीनियरली नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जब k की पावर लेंगे वो आपकी कितने नहीं, यहाँ पे कोई अल्फा गुणा किया आपने और यहाँ बीटा किया तो वो उसकी पावर 1 + 1 होगी, और ये अंडर रूट है तो वापस क्या होगा, 1 आ जाएगी बाहर। इसलिए हम कहेंगे लीनियरली होमोजीनियस कॉफ-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। तो कॉफ-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन इस प्रकार का होता है। कॉफ-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की एक ही प्रॉपर्टी है, वो लीनियरली होमोजीनियस होता है। अब आपको कहा गया इसकी एमपीके और एमपीएल निकालिए, मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर। क्योंकि आपने किया इसका, क्योंकि आपने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, ये आपका क्यूके आ गया। एमपीएल निकालना है तो एमपीएल निकाल दिया। यहां पर आपका क्या आ रहा है, फॉर 1 यूनिट चेंज इन के एट k इज इक्वल टू 50, l इज इक्वल टू 600, ये इसमें दे रखा है। डिटरमिन द इफेक्ट ऑफ q ऑफ ए 1 यूनिट चेंज इन k एंड l व्हेन k इज इक्वल टू 50 एंड l इज इक्वल टू 600। अब यहां देखिए, ये इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आपको मैथ्स में आएगी। यहाँ पर k और l क्या है, 50 और 600 है, और आपको क्या कहा गया, एक यूनिट आपको k में और l में चेंज करना है और उसका इफेक्ट देखना है। तब आप यहाँ पर जैसा मैंने बताया था डिफरेंशियल नहीं लेकर इसका डेल्टा देखेंगे। तो डेल्टा क्यू आपका कितना होगा, डेल्टा क्यू आपका हो जाएगा जो भी आपका फंक्शन दिया हो इस प्रकार से 2l अपॉन अंडर रूट के एल, ठीक है। तो डेल्टा क्यू आपका क्या क्या हुआ, डेल्टा क्यू कैसे निकलेगा आपका, डेल एमपीएल आपने एमपीके निकाला, कैसे निकाला, डेल क्यू बाई डेल के, ये आपका एमपीके था जिसको हम क्यू डैश कहते हैं, क्यू के कह रहे हैं यहाँ पे, है ना। उस क्यू के से ही आपका ये निकलेगा डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू क्या हुआ आपका, क्यू के में जो पार्शियल डिफरेंशिएशन आपका आ रहा है, उस पार्शियल डिफरेंशिएशन को आप एल से, इसको जो चेंज हमारा एल हुआ वो 600 को 1 यूनिट बढ़ाया हमने, 1 यूनिट चेंज इन के एल एन, तो इसलिए वो 1 यूनिट को हमें यहाँ लेने की जरूरत नहीं, हम 600 ही लेंगे इसमें। जैसे यहाँ पे के में 1 यूनिट चेंज किया तो 50 ही लेंगे 51 लेने की जरूरत नहीं है आपको, इसलिए ये इक्वल साइन नहीं है दोनों पर। और इसमें आप इसकी वैल्यूज आपने जो पुट की है, ये आपके पास आ रहा है 50, 600 वो वापस आपकी वैल्यू के की और एल की आपने रख ली, 2kl हाफ और ये आपका l, ये यहाँ पे आपने इसकी वैल्यू इसमें रख रहे हैं आप, देखिए इसको तो आगे तो आपने इसको सॉल्व किया, लेकिन वैल्यूज आप इसके अंदर पुट करना, ये ध्यान रखिएगा। तो ये वैल्यूज पुट करके आपके पास जो वैल्यूज आ रही वो ये आ रही 6.93 और 0.5 है। ये क्या बताता है कि एक यूनिट अगर मैं के में चेंज करूंगा तो मेरा आउटपुट 6.93 से चेंज होगा, एक यूनिट एल में चेंज करूंगा तो आउटपुट 0.58 से चेंज होगा, ठीक है। तो ज्यादा रेस्पॉन्सिव ये के से है न कि एल से। इसी प्रकार से सेकंड प्रॉब्लम और है आपको 6.47, उसमें भी आपको यही टेक्निक यूज करनी है। यहाँ पे भी है कि के और एल की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है, 100 और 1000 है, इसलिए हम डेल्टा यूज करेंगे, डिफरेंशिएशन डी यूज नहीं करके डेल्टा यूज करेंगे। और डेल्टा का मतलब इसमें कोई चेंज नहीं किया, देखिए आप वापस ये आपका जो आया ना फंक्शन, यहाँ पे एल आ रहा है, यहाँ पे एल आ रहा है तो एल की एल वैल्यू रख दी आपने, के एल हाफ में आपने एल की वैल्यू यहाँ पे 1000 रख दी, के की वैल्यू 100 रख दी और इसकी वैल्यू निकाल दी, वो आपका डेल्टा क्यू। कितना चेंज होगा दोनों ही केस में, यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है, सेम चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर के और एल की वैल्यू 1 यूनिट से आप इंक्रीज करेंगे तो इसके अंदर जो आउटपुट में चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है, एक तरफ तो 3.16 और एक तरफ 0.316, क्यों, क्योंकि एक तरफ यहाँ 1000 है सॉरी, और एक तरफ 100 है, 100 है, तो इसलिए एक पॉइंट का अंतर आ रहा है बस, बाकी कोई चेंज नहीं है इनके अंदर।
अब इसी प्रकार से एक दूसरा फंक्शन और दे रखा है, कंपनी सेल्स एज सेल्फ कंपनी की दी है, हैव फाउंड टू डिपेंड ऑन प्राइस, प्राइस के ऊपर डिपेंड करी सेल, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर डिपेंड करी, यहाँ पर ए एडवर्टाइजमेंट है, एंड नंबर ऑफ फील्ड रिप्रेजेंटेटिव, फील्ड रिप्रेजेंटेटिव कितने आर उसके ऊपर डिपेंड करी। यानी कि एक कंपनी की सेल का एक फंक्शन दिया हुआ है, बिक्री का फंक्शन दिया हुआ है, और बिक्री उसकी डिपेंड करती है उसके प्रोडक्ट की प्राइस के ऊपर, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, ए के ऊपर और आर के ऊपर। ठीक है, अब इस फंक्शन में आपको कहा गया है कि अगर मैं एक रिप्रेजेंटेटिव और ले, ठीक है, मेरा कंपनी का, तो मेरी सेल कितनी बढ़ेगी। अगर मैं एक यूनिट डॉलर एक्स्ट्रा में एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करूं तो सेल कितनी बढ़ेगी। ठीक है, अगर $0.1 रिडक्शन किया जाए प्राइस के अंदर तो कितनी बढ़ेगी, एट प्राइस 6R49 एंड ए, यानी कि एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट आपकी $100 आ रही है। तो यहाँ पे भी आप सेम इसी ढंग से यही लॉजिक यूज करते हुए, पार्शियल डिफरेंशिएशन को यूज करते हुए इनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी चीजें हैं, लेकिन आपको जब पूछा जाएगा तो आपको ये देखना है कि उसमें चेंज पर होने पर तो सारे, क्योंकि वेरिएबल क्या है, ज्यादा है, वेरिएबल एक होता तो सिंपल डिफरेंशिएशन हो जाता, लेकिन वेरिएबल ज्यादा होने से पार्शियल डिफरेंशिएशन। सेम अगली प्रॉब्लम भी है उसमें, और उसको आगे एलोबरेट कर रखा है, आप उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट आइए 651 पे, ये एमआरटीएस वाली प्रॉब्लम है, इसलिए स्पेशली मैंने आपको इसमें बता रहा हूँ। ये भी लीनियरली होमोजेनियस डिग्री 1 का है, दिख रहा है ना आपको, 1.4 एंड 3.4 का ऐड कितना होगा, 1 हो जाएगा। तो ये आपका आइसो क्वांट है। अब यहाँ पर हम इम्प्लिसिट फंक्शन यूज करेंगे, आपको पता ही है इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए 2144 को इधर ले आऊंगा और वहां 0 रख दूंगा, ये इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया। फंक्शन किसका है, कैपिटल लेबर का है। सर सीधा इम्प्लिसिट फंक्शन यूज करने पे हमारे पास आएगा डीके बाई डीएल इज इक्वल टू माइनस एफ एल बाई एफ के। याद आ रहा है आपको, जब हमने इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ा था तो ये फॉर्मूला आया था हमारे पास, जिसको हम कहते हैं एमआरटीएसएल के। तो डीके बाई डीएल या एमआरटीएसएल के आपका क्या होता है, आइसो क्वांट का स्लोप होता है, और वो कितना होता है, माइनस एफ एल बाई एफ के। अभी आपने कहा ना माइनस साइन, तो माइनस साइन तो यूज होगा, मैथ्स में तो अपने आप ही आ जाएगा। तो ये आपका है -3k/3l। अब इसी में ये फंक्शन आपको दिया हुआ है, यहाँ कितना है बताइए, ये भी लीनियरली होमोजेनियस है या नहीं है, 3/5 प्लस 2/5 1 हो गया। ठीक है, ये सारे कॉप डगलस प्रोडक्शन होते हैं, इसमें भी सेम वही प्रॉब्लम है। ये प्रूफ आपको कर रखा है, इसमें आपको कहा है कि कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है where alpha plus beta is equal to exhibit constant returns to scale। इसमें क्या होंगे, constant returns to scale होंगे, अगर 1 से ज्यादा हो तो इंक्रीजिंग, 1 से कम हो तो डिक्रीजिंग। ये आपको एक फंक्शन दे रखा है, ये देखिए मैंने बताया था आपको, कॉप डगलस यूटिलिटी फंक्शन भी हो सकता है कॉप डगलस का, ऐसा नहीं कि कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन ही होता है, यूटिलिटी फंक्शन। अब ये यूटिलिटी फंक्शन भी कॉप डगलस है, क्यों, क्योंकि ये लीनियरली होमोजेनियस है। अगर आपका लीनियरली होमोजेनियस तो दिख रहा है ये, लेकिन लीनियरली होमोजेनियस कब होगा, जब a प्लस बी इज इक्वल टू 1 हो। तो ये यूटिलिटी फंक्शन है, इसको आपको मैक्सिमाइज करना है, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट px into x plus py into y is equal to b दे रखा, b आपका टोटल बजट है। उसके आप इसको कर सकते हो, जब आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास इक्विलिब्रियम कंडीशन mux upon my is equal to px upon py ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ये जस्ट इसको प्रूव करके दिखा रखा है। इसी प्रकार से कॉप डगलस फंक्शन है, उसके अंदर भी आपके पास यही आ जाती है कंडीशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कॉप डगलस के अंदर जो कंडीशन आ रही है, ये आपका जो फंक्शन है, ये देखिए जनरलाइज कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन ए के अल्फा एल बीटा दे रहा है, सब्जेक्ट टू बजट कांस्टेंट इतना है, प्रूव द कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन द लीस्ट कॉस्ट इनपुट रेशियो, ये होगा। इसमें आप ये ध्यान रखिएगा, ये कॉप डगलस का इस फॉर्मूले को आपको याद रखना चाहिए, ये फॉर्मूला आपको काफी हेल्प करेगा, इसको आप रट लीजिए कि, क्योंकि अगर ये है तो आपका, क्योंकि आपको तो क्या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन लिस्ट कॉस्ट इनपुट रेशियो हमारा क्या होगा, इनपुट रेशियो नहीं, k बाई एल का रेशियो। ये k बाई एल का रेशियो ये आपका जनरलाइज हो गया, जनरलाइज मतलब 655 आपके लिए एक फॉर्मूला है कि अगर जनरलाइज आपका, ये फंक्शन आपको याद रखना पड़ेगा, क्यू ए के अल्फा एल बीटा, अगर यहाँ पे के अल्फा नहीं एल अल्फा के बीटा होगा तो भी ये वापस उल्टा हो जाएगा। तो इस जनरलाइज को हम याद कैसे रखेंगे, पहले तो ध्यान रखिए, लेबर और कैपिटल और लेबर का रेशियो किसके होगा, इज इक्वल टू पीएल अपॉन पीके होगा। पहला तो ये ध्यान रखिए, इधर के बाई एल होगा, इधर पीएल बाई पीके होगा। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें जो एल है, इसमें एल
का जो पावर है वो बीटा है, लेकिन ये पीएल के सामने क्या मल्टीप्लाई होगा, अल्फा मल्टीप्लाई होगा, और पीके के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, बीटा मल्टीप्लाई। जो के की एल की पावर जो है वो बीटा, वो पीके के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ये के बाई एल आपको लिखना है। इसका आपको ऑप्टिमाइज का लिस्ट कॉस्ट इनपुट रेशियो याद रखना चाहिए। इसको लिखने का जो तरीका है, के बाई एल, के और एल के ऊपर जो पावर्स हैं, अगर आपका कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है उसको आप लिख लीजिए, के की पावर कितनी है अल्फा, बी की एल की पावर कितनी बीटा। तो पहले तो आपका के बाई एल लिख लीजिए, फिर उनकी पावर्स लिख लीजिए और रेसिप्रोकल उनकी प्राइस लिख लीजिए, पीएल बाई पीके। के बाई एल लिखना है, उन दोनों की इक्वल करना है, उन दोनों की पावर्स लिखनी है और उनको मल्टीप्लाई करना है उनकी रेसिप्रोकल प्राइस से, उल्टी प्राइस से। के साथ में के सामने एल की प्राइस, एल के सामने के की प्राइस। इसको यहाँ पर प्रूव भी इन्होंने कर रखा है और ये आपके लिए फॉर्मूला है, आप इसको याद रखिए। Prove that linearly homogeneous Cobb-Douglas function, alpha the output elasticity of capital and beta the output elasticity of labor, इसको प्रूव करना है, इसको प्रूव कर सकते हैं। इसको भी आप यहाँ पे ध्यान रखिए जी कितनी होगी, ये इसने प्रूव करके बता रखा है, हमें इसमें प्रूव करने में कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, हमें ध्यान है इसको। नेक्स्ट आप देखिए कि लिस्ट कॉस्ट इनपुट रेशियो ऑफ जनरलाइज्ड कॉब-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, ये 6.9 में 8.9 में Prove the elasticity of substitution sigma of the generalized Cobb-Douglas production function is 1। ये हम जानते ही हैं, इसको भी प्रूव करने की आपको आवश्यकता नहीं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्रूव कर लीजिए, अदरवाइज आपको कोई प्रूव करने की आवश्यकता इसको नहीं। आपको इसको याद ही रखना है, आपको कुछ चीजें जो प्रूव करनी वो आपको याद रखनी, वो आपके लिए फॉर्मूला है। Use the list cost input ratio for the Cobb-Douglas production function to check the answer 10 where Q is equal to ये। अब इसको आप चेक कर लीजिए, लिस्ट कॉस्ट ये आपको सीधा आना चाहिए। ये मैंने वापस अभी आपको कहा था, कॉब-डगलस में आपको ये चीज याद रखनी है। क्या करना है, के बाई एल लिखना है, के और एल की पावर कितनी है, के की 0.4, एल की 0.5, क्या लिख लिया हमने, और इनकी प्राइस को उल्टा लिख लीजिए, के सामने एल की प्राइस लिख लीजिए, 4 आगे लिख लिया, 3 नीचे लिख लिया। ये लिस्ट कॉस्ट इनपुट रेशियो है। लिस्ट कॉस्ट इनपुट रेशियो का फॉर्मूला याद कर लीजिए आप, ठीक है। तो ये आपका लिस्ट कॉस्ट इनपुट रेशियो होगा। ये लिस्ट कॉस्ट इनपुट रेशियो क्या बताता है, ये बताता है कैपिटल एंड लेबर मस्ट बी यूज इन द रेशियो 16 के एंड 15 एल। इस रेशियो में इसको यूज करना चाहिए कि 16 अगर आप के लगा रहे हो तो एल कितना होना चाहिए, 16 और 15 का रेशियो होना चाहिए। ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कॉब-डगलस में, इसलिए आप इसको याद कर लीजिए। अब हम चलते हैं सीएस के। सीएस प्रोडक्शन फंक्शन में ये आपका सीएस फंक्शन है, इसमें आपको अल्फा पता है डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर है, आप ए आपका एफिशिएंसी पैरामीटर है, बीटा आपको पता है इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन है आपकी। इसमें भी जो सीएस प्रोडक्शन फंक्शन है, इसमें आपको क्या कह रहा है, ये प्रूव दैट इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन ऑफ द सीएस प्रोडक्शन फंक्शन इज कांस्टेंट। तो ये हमको प्रूव करने की जरूरत नहीं, हमें याद रखना है इसको, ये कांस्टेंट होती है। डेमोंस्ट्रेट द रेंज दैट सिग्मा में एज्यूम, आपको रेंज याद रखनी है, कितनी होती है बताइए सिग्मा की रेंज, याद है किसी को इसमें से, 0 से लेके इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है, ये भी आपको याद रखनी है इसमें सिग्मा की रेंज। ये सिग्मा की रेंज है और अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग इसने निकाल रखी है। ये कांस्टेंट राशि सब्स्टिट्यूशन होती है। देखिए सिग्मा कितना होता है, इसको आप याद रखिएगा, ये आपके लिए आपको कहीं प्रूव करने की जरूरत नहीं, आपको तो ये याद रखना है। अगर फंक्शन, पहले तो फंक्शन याद रखिएगा, फंक्शन ऐसा होना चाहिए। कई बार फंक्शन चेंज कर देता है, उस फंक्शन में आपको पता करना पड़ेगा मेरी कौन सी चीजें जो मैंने रट रखी थी इसके अंदर। ये फंक्शन याद रखिए, इस फंक्शन को याद रखने के बाद नोट कर लीजिए कहीं आप, इसको याद रखिए और इसको याद रखने के बाद ये रखिए कि ये अगर फंक्शन है तो उस केस के अंदर आपकी इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन सिग्मा कितनी होती है, 1/1 प्लस बीटा। ये आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन होती है और 1/1 प्लस बीटा क्या है, कांस्टेंट होता है। यहाँ पे कई बार स्टूडेंट्स क्या समझ जाते हैं,
आपने कुछ इस किताबों में देखा होगा, उसने 1/1 प्लस सिग्मा ऐसा कुछ करके कोई साइन लिख रखा है, यानी कि वो इलास्टिक सब्स्टिट्यूशन को इसी फॉर्म में लिखता है। लेकिन यहाँ पर हमने बीटा यूज़ कर रखा है, तो बीटा की फॉर्म में इलास्टिक सब्स्टिट्यूशन कितनी होगी? 1/1 प्लस बीटा होगी। जो अलग-अलग बुक्स में आपको अलग-अलग दिखती है ना, वो इसने यहाँ पे सीधा उस उन बुक्स में 1 सिग्मा का मतलब ये 1/1 माइनस बीटा लिख रखा है। ये आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन होती है। अब इसकी रेंज निकालनी है हमें, तो हम जानते हैं कि बीटा अगर -1 और 0 के बीच में हो, यानी कि नेगेटिव वैल्यू हो -1 से 0, तो सिग्मा कितना होगा? अगर बीटा -1 और 0 के बीच में होगा, तो सिग्मा आपका 1 से ज़्यादा होगा, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, इस चीज़ को भी आप कहीं अगर आपकी बुक हो, कहीं आप शॉर्ट नोट बनाते हो, तो उसके अंदर नोट कर लीजिए। इफ बीटा अगर 0 होगा तो सिग्मा कितना होगा? 1 होगा। इफ बीटा इज़ 0 और इनफाइनाइट के बीच होगा, तो हमने क्या से कहाँ रेंज ले ली इसकी? बीटा की रेंज मैंने -1 से लेके इनफाइनाइट तक ले ली और उसके ऊपर सिग्मा को डिफाइन कर रखा है। ये लाइन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पहली चीज़ फंक्शन याद रखिए, फंक्शन के बाद उसमें ये याद रखिए कि इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होती है, 1/1 माइनस 1 प्लस बीटा होती है। उसमें बीटा की जो वैल्यू है -1 से अगर 0 के बीच में है, तो सिग्मा आपका 1 से ज़्यादा होगा, यानी कि इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन कैसी होगी? ग्रेटर देन 1 होगी। अगर बीटा 0 है, तो इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन कितनी होगी? 1 होगी। ये बीटा इज इक्वल टू 0 और इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन 1 कौन सा फंक्शन बन जाएगा बताइए? कॉप डगलस। कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन बन जाएगा, ये स्पेशल केस हो गया। और तीसरा, अगर बीटा 0 से ज्यादा है और इनफाइनाइट से कम है, तो इलास्टिक सब्स्टिट्यूशन क्या होगी? लेस देन 1। ये क्वेश्चन आप अपनी बुक में कहीं भी फंक्शन के साथ में नोट कर लीजिए, क्योंकि फंक्शन थोड़ा-सा चेंज होगा तो ये सब चीज़ें थोड़ी-थोड़ी चेंज हो जाएगी। अलग-अलग बुक्स में जो अपन देखते हैं ना, अलग-अलग मिलती है, उसका रीज़न भी यही होता है। लेकिन आपको क्या करना चाहिए, अलग-अलग से परेशान मत होइए, आप तो एक का याद रखिए। ये आपने याद रखा है तो आपको सब पता है कि बीटा की किस रेंज में सिग्मा कितना होगा। तो सिंपली क्या हुआ इस कंडीशन में, इस फंक्शन में, अगर बीटा नेगेटिव है, ध्यान रखिएगा, 1 से -1 से ज़्यादा है लेकिन नेगेटिव है, तो कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन 1 से ज़्यादा होगी। अगर बीटा पॉजिटिव है और इनफाइनाइट तक कितना भी है, तो इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन 1 से कम होगी। और बीटा अगर 0 है, तो इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन 1 होगी, जो कि कॉप डगलस। इस ये जो आपके लिए मैं जो स्पेशली बता रहा हूँ, ये सब चीजें इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वापस अब आपका आ गया, डायरेक्ट पूछ लिया 661, कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट पूछ रखा। फंक्शन हमने देख लिया, हाँ हमारे फंक्शन जैसे ही है इसके अंदर। ए क्या है, अल्फा क्या है, सब आपको पता। देखिए अल्फा ये 1 माइनस अल्फा 0.7 हो गया, ये आपका माइनस बीटा 0.4 और ये आपका 0.25। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये अपना फंक्शन कैसा था, सीएस प्रोडक्शन फंक्शन अपना कैसा होता है। वापस आप सीएस के ऊपर जाइए, हमारा जनरल सीएस प्रोडक्शन फंक्शन कैसा है देखिए। यहाँ बीटा है, माइनस बीटा है, तो यहाँ -1/बीटा है। ये आपको चीजें याद रखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अब आप इस वाले प्रश्न में देखिए, ये कितना है, माइनस बीटा, यानी कि -0.4। तो यहाँ पे कितना लिखा होना चाहिए बताइए? 1/0.4, 1/0.4 कितना होता है? 2.5। क्लियर है? इसका मतलब हमारा वाला जो फंक्शन है, उसी फॉर्म में इस फंक्शन को लिखा हुआ, ये हमारा सीएस फंक्शन है। तब आप जानते हैं इसकी इलास्टिक सब्स्टिट्यूशन कितनी होती है, 1/1 प्लस बीटा। ये याद रखना पड़ेगा आपको, 1/1 प्लस बीटा। ये कुछ चीजें कॉप डगलस और प्रोडक्शन फंक्शन और सीएस प्रोडक्शन फंक्शन चूंकि आपके चैप्टर में हैं, लिखे हुए हैं, ये आप भले हम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, लेकिन साथ साथ में सब चीजें कवर अप होती जा रही है इसके अंदर। तो आप इसको याद रखिए। और ये आपका सिग्मा कितना हो गया, बीटा की वैल्यू कितनी है?
अरे हमें बीटा लिखना है, बीटा कितना है हितेश बताओ, बीटा कितना दिख रहा है तुम्हें इस क्वेश्चन में? नहीं माइनस कहाँ दिख रहा है, बीटा पूछ रहा हूँ मैं। आपको तो क्या दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम? आप लोग समझिए, आपको बीटा से मतलब माइनस माइनस क्यों परेशान हो जाते हो आपको? ये आप अरे क्यों आप यार इसकी फॉर्म देखिए ना, आप ये माइनस को कब ध्यान रखेंगे? चलिए ये एक्चुअली क्या है, आप लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि आप लोग इस फंक्शन को नहीं रहे, आप लोग सभी अपनी बुक कॉपी निकालिए, कॉपी पेन लीजिए चलिए। आपको मैं बता रहा हूँ नोट्स को बनाते जाइए यार, ये वापस कोई नहीं बताएगा आपको। आप परेशान हो जाओगे फिर बाद में, आपको सिंपल नोट्स बनाने हैं अपने। 2 चीज़ें मैंने अभी बताई है यहाँ पे, इनको आपको रटनी ही है, याद कर लीजिए क्योंकि आप मैथमेटिक्स से नहीं है, आपको याद नहीं रहेगी ये चीज़ें। अब ये हमारा ये जो आपका इलास्टिक सब्स्टिट्यूशन है, इसमें हमें हमारे काम की क्या चीज़ थी? कॉक डगलस के अंदर हमें केवल ये काम का था, जो मैंने अभी आपको बताया। हमें इससे मतलब होता है, यही पूछता है आपको, लेबर कैपिटल का रेशियो, कैपिटल लेबर, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, के और एल का रेशियो, के की जो पावर है, उसको यहाँ लिख ली, एल की पावर को यहाँ 0.5 लिख ली और प्राइस को उल्टी लिख ली और कर दिया तो आपके पास के एल का रेशियो आ जाएगा। एक तो ये चीज़ मैंने बताई। दूसरा अब आप इसको पढ़ लीजिए, ये आपका फ़ंक्शन है, इसको समझ लीजिए, ये इसको एक ही रखिए, आप 10 किताबें पढ़ेंगे 10 बार उलझ जाएँगे। एक चीज़ को याद रखें केवल, इकोनॉमिक्स में हम उलझते इसलिए क्योंकि हमें एक चीज़ याद। अब यहाँ पे देखिए, ए आपका है क्या चीज़ है? बताते जाइए, एफिशिएंसी पैरामीटर, ए लिखा हुआ है। अब यहाँ पे सब अब मैं एक-एक चीज़ वापस बता रहा हूँ आपको। यहाँ मैंने -25 कर दिया, तो आपका ए कितना होगा बताइए? अरे नहीं, आप समझ आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में प्रॉब्लम क्यों करते हैं? आप स्टैंडर्ड देखिए, आपका स्टैंडर्ड क्या है? आपको ए दिख रहा है यहाँ पे, है ना? स्टैंडर्ड फ़ॉर्मूला आपका ए बता रहा है। मैंने ये क्यू लिखा और क्यू बराबर -25 करके ब्रैकेट लगा के कुछ चीज़ें लिख रखी है। आपका ए कितना होगा? आपको पूछा है इसमें ए कितना है बताइए सीएस प्रोडक्शन फंक्शन। तो आपके लिए ए कितना हुआ? -25। ठीक है? अब दूसरा वापस आगे चलिए। यहाँ पे मैंने आगे अल्फा लिख रखा है, यहाँ पे 1 माइनस अल्फा लिख रहा है। सपोज़ मैंने अल्फा यहाँ पे 0.3 कर दिया और आपसे मैंने पूछा कि एल का डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर कितना होगा? अल्फा मैंने 0.3 बता दिया आपको और पूछ रहा हूँ कि एल हाँ, 0.7। ये चीज़ें सब आईक्यू से आएगी, ये बार-बार आप बहुत सारी चीज़ों के ऊपर पूछ-पूछ के नहीं करोगे, ये अपनी आईक्यू लगा देंगे बस आपको। आपको ये स्टैंडर्ड याद रखना है, ठीक है? अब अगला चलिए। अब अगला मैंने आपको लिख लिया, यहाँ पे मैंने लिखा अल्फा जो भी लिखा हो, k टू द पावर 10 लिख लिया। क्या लिख लिया? k टू द पावर 10 कर दिया सपोज़ मैंने। कितना कर दिया? k टू द पावर 10। सुनिएगा वापस। अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ बीटा कितना है बताइए? 10। ये यही दिक्कत है आपको। मैंने k टू द पावर 10 लिख लिया। आपका स्टैंडर्ड फ़ॉर्मूला होना बनना चाहिए आपको। आपका स्टैंडर्ड फ़ॉर्मूला क्या कहता है? k टू द पावर माइनस करके बीटा होना चाहिए, है ना? तो आप कैसे लिखेंगे इसको? भई आपको मैं आपको जो पूछ रहा हूँ उसका आप जवाब दीजिए। तो एक्चुअली क्या माइंड को आप वहाँ जाने दीजिए। मैं इसको स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। k टू द पावर मैंने आपको लिख लिया 10 लिखा हुआ है और अब आपसे पूछ रहा हूँ बीटा कितना है बताइए? आप क्या करेंगे? हाँ? आप इसकी स्टैंडर्ड फ़ॉर्म पे जाएँगे। स्टैंडर्ड फ़ॉर्म आपको क्या कहती है? k टू द पावर माइनस होना चाहिए यार, ये तो माइनस कहाँ चला गया अब? यहाँ पे तो सर ने तो k टू द पावर 10 लिख लिया, तो आप क्या करेंगे? k टू द पावर माइनस ब्रैकेट लगा के -10 लिख लेंगे। हो गया आपका +10। तो बीटा आपका कितना हो जाएगा? -10।
बीटा क्या चीज है? बीटा के बाहर माइनस चाहिए मुझे, स्टैंडर्ड फॉर्म, तो मैंने माइनस लगा दिया, k टू द पावर माइनस ब्रैकेट -10, इसलिए मेरा बीटा कितना हो गया? -10 हो गया। अब वापस आगे चलिए, k टू द पावर मैंने ऊपर लिख रखा है -5, तो आपका बीटा कितना होगा? आप रेस्ट लेना है 5 मिनट। देखिए अब ये एक्चुअली क्या है, सिंपल सिंपल पार्ट तो हो गया। अब आपका ये सीएस और कॉप डगलस रिडक्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे हम गलतियां क्यों करते हैं? क्योंकि हम स्टैंडर्ड फॉर्मूले को याद नहीं करते। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपके सामने 6.91 पे लिख रखा है, आप इसको अपनी दिमाग में पिक्चर में बिठा दीजिए। लेकिन अब आपको ये यह पता करना पड़ेगा कि आपका प्रॉब्लम तो कैसे भी आ सकता है। मैं आपको ये प्रॉब्लम दे रहा हूँ, k टू द पावर मैंने 10 लिख लिया, अब आपसे पूछ रहा हूँ बीटा कितना? क्योंकि आपको बीटा क्यों निकालना है? आप कह रहे हैं सर ये बार-बार मेरे को बीटा बीटा क्यों कर रहे हो? आपको क्यों परेशान कर रहे हो? क्यों? क्योंकि आपका जो सिग्मा होता है ना, इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन, उसका फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस बीटा। तो आपको जब तक बीटा ही पता नहीं होगा, आप इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन कैसे निकालेंगे? तो मैंने पूछा आपको, पहली बार मैंने पूछा कि सपोज आपका, मैंने इस फंक्शन को बना दिया, मैं फंक्शन को कैसा भी लिख सकता हूं। मैंने फंक्शन लिख लिया अल्फा k टू द पावर 10, तो आपका बीटा कितना हो गया? माइनस। अब मैंने वापस फंक्शन बदल दिया, मैंने लिख लिया अल्फा k टू द पावर 5, तो बीटा कितना हो गया? -5। सब करते जाइए, है ना। अब मैंने वापस फंक्शन चेंज कर दिया, मैंने लिख लिया अल्फा k टू द पावर -2, तो बीटा कितना हो गया? आ गया समझ में? हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ, आप इसको अपने दिमाग में पिक्चर बिठा, ये पिक्चर आपके दिमाग में होनी चाहिए। ये पिक्चर आपके दिमाग में बिठा दीजिए, ये ऐसा होता है। ये आपको याद रखना है, ये आपका, आप समझ लीजिए ये आपके मम्मी या पापा हैं, जिनकी शक्ल एक बच्चे को याद रखनी होती है ना बचपन में। बचपन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों के साथ? उनको ये याद रखना पड़ता है मेरे मम्मी पापा कौन से हैं, कि कहीं और जाएँगे, किसी और का हाथ पकड़ के चले जाएँगे, ऐसा थोड़ी ना करता है बच्चा। तो ये भी आपके फादर हैं, ये समझ लीजिए। फादर कौन है? तो ये फादर ऐसा शक्ल होती है, हर जने की शक्ल एक जैसी लगेगी अगर आपको। अगर आपको ध्यान नहीं दोगे तो आपको सबकी शक्लें एक जैसी लगेगी। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं तो फंक्शन को कैसा भी मोल्ड कर सकता हूँ। अब मैं क्या लिख रहा हूँ उससे आपका बीटा अल्फा डिपेंड करेगा, और आपको बीटा में इंटरेस्ट क्यों है? आपको बीटा में इसलिए इंटरेस्ट है, क्यों? क्योंकि आपको सिग्मा निकालना है, जो कि 1/1 प्लस बीटा होता है। ठीक है, अब बीटा की वैल्यू चाहिए, आप तो उस जगह वो प्लस की करके बीटा की वैल्यू लिख लीजिएगा। तो अगर सपोज मैंने यहाँ पे k टू द पावर -5 लिख रखा है, तो आपका बीटा कितना होगा? 5। ठीक, अब समझ में आ गया आपको, चलिए। ठीक है, अब हम डर क्यों जाते हैं? क्योंकि फंक्शन हमें याद नहीं रहता, उसको शक्ल उसकी याद रखिए उसकी। अब ये आपको हमेशा ध्यान रखनी है, इसकी शक्ल ऐसी थी। अब यहाँ पे मैं गया, देखिए ये आपको दिख रहा है ना, 75 आपका ए है, डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर यहाँ 0.3 होगा तो यहाँ 7 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपका बीटा कितना है? 0.4, क्योंकि माइनस साइन ऑलरेडी आ चुका है। नहीं आता, प्लस 0.4 होता तो मैं इसको माइनस 0.4 मेरा बीटा होता। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए माइनस 1 अपॉन बीटा होता है, इसलिए 1 अपॉन 0.4 लिखूंगा तो कितना हो जाएगा? 2.5। तो ये सब आपको चेक करने पड़ेंगे। ये अगर ये सब चीजें होगी तब आपका आपका स्टैंडर्ड कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन लिखा हुआ है। नहीं होगा तो आपको उसको थोड़ा सा उसके हिसाब से रूप चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका सीधा डायरेक्ट आ जाएगा, सिग्मा कितना है? 1/1 प्लस बीटा कितना आ रहा है? 0.7। 0.7 का मतलब क्या होगा? किस रेंज के अंदर है बीटा? देखिए किस रेंज में, अभी मैंने रेंज भी बताई थी आपको पहले वाले सवाल में। अगर बीटा लेस देन 0 है तो सिग्मा क्या आएगा? ग्रेटर देन 1। बीटा 0 है तो 1 आएगा। बीटा 0 से इन्फिनिट के बीच में कुछ भी है तो लेस देन 1 आएगा। अब आपके पास बीटा कितना है? देखिए आप, लेस देन 1 है, तो सिग्मा मेरा कितना आ रहा है? लेस देन 1 आ रहा है। ठीक है, लेस देन, सॉरी, लेस देन 1 यानी 0 से इन्फिनिट के बीच में, इसलिए लेस देन 1 आएगा।
जब भी बीटा 0 से इनफिनिट के यानी पॉजिटिव हो और 0 से इनफिनिट के बीच हो तो सिग्मा क्या होगा? ये इसको याद रख लीजिएगा आप। फंक्शन के बाद इसको याद रख लीजिएगा, मेहनत ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी अगर ये याद होगा। नहीं होगा तो फिर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बार-बार परेशान हो जाओगे। और इसको भी याद रख लीजिएगा, सिग्मा 1 अपॉन 1 प्लस बीटा होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ याद रखिए इन सबको। हम क्या करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म को तो भूल जाते हैं, फिर वो दूसरी कोई किताब पढ़ी उसमें दूसरे ढंग से लिख रखा है, उसमें वापस उलझ जाते हैं। एक पढ़िए, एक जैसा रखिए। ये वापस वही वाला वैसे ही प्रॉब्लम आ गई, आप उसको चेक कर सकते हैं। और वो जो दूसरा मैंने कहा था कॉप डगलस में, उसको भी याद रख लीजिएगा, है ना? के बाई एल अल्फा अपॉन बीटा, के का अगर अल्फा है, एल का बीटा है, और पी एल बाई पी के मल्टीप्लाई, ठीक है? ये आपका इनपुट रेशियो होता है। इस पे भी प्रश्न आते हैं, जो भी आपने कुछ पूछा था हितेश वगैरह ने, वो इसी के बेस पर था। 6.64। हुँ, उसी में है, उसी में आपको पूछा है बीटा, ये आपने लिखा फ्रॉम प्रॉब्लम 6.63 से ही करनी है आगे। ये बीटा है ना? चलिए, नहीं, एक ही है, एक ही रहेगा। यहाँ जैसे आ रहा है ना 0.4 लेकिन यहाँ बाहर वाला जो होता है ना, बाहर वाला 1 अपॉन बीटा। हुँ, हुँ, हुँ। और इनके आगे माइनस साइन लगा हुआ होना चाहिए, अगर नहीं है तो आपको बाहर निकाल के लगा देना, स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए, तब आपको बीटा आपको मिल जाएगा। हाँ, तो आप क्या करेंगे, माइनस लगाइए, ब्रैकेट में वापस एक माइनस लगाइए, 2-2 माइनस, माइनस प्लस हो जाएँगे इसमें। अरे जा सकते हैं ना, देखो ना इसमें, आप एक सॉल्व करिए, मैं बताता हूँ। यही यही प्रॉब्लम है। हाँ, मैं एक इसको बता रहा हूँ, आराम से आप लोग अच्छा चल रहे हो। देखिए अब आपको क्या करना है, आप सभी जने पेन और कॉपी ले लीजिए। पेन कॉपी लीजिए, मैं आपको एक सवाल देता हूँ। अब उसमें क्या करूँगा मैं, उसमें मैं बीटा की वैल्यू को माइनस कर दूँगा। बीटा माइनस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, बीटा माइनस हो जाएगा, ठीक है? बीटा माइनस कैसे करता हूँ, तो आपका सिग्मा ग्रेटर देन 1 आएगा, आपको इसको चेक करना है। जो अभी हितेश कह रहा है, वही आप लोग खुद एक्सरसाइज़ करिए। अब आपको इसमें क्या करना है, यहाँ पे आप चलिए, इस प्रोडक्शन फंक्शन को लिखिए। इस प्रोडक्शन फंक्शन को लिखते वक़्त आपको क्या करना है, केवल और केवल इसको थोड़ा-सा चेंज कर दीजिए। यहाँ लिखिए 75 ब्रैकेट लगाइए, 0.3 k टू द पावर 0.4 कर दीजिए। माइनस मत लगाना भैया। फिर 0.7 L टू द पावर 0.4 कर दीजिए, ठीक है? फिर यहाँ माइनस रहेगा और फिर आपको जो भी लिखना है 0.2, 0.5 लिख लीजिए। क्लियर? अब हाँ, नहीं ये तो एक तो माइनस रहेगा, बाकी अंदर वाला आप इसको प्लस कर दीजिए ना, इसको भी 2.5 कर दीजिए। ये माइनस का मतलब क्या है? इस माइनस का मतलब ये है कि ये सारा का सारा नीचे चला जाएगा, डिनोमिनेटर में है देखिए, सीएस फंक्शन का ये जो पार्ट है ना ब्रैकेट में जो दिया हुआ है, वो डिनोमिनेटर में है। माइनस पावर कब आती है? ए के नीचे पड़ा हुआ है, इसको हमें ऊपर ले आया इसलिए माइनस पावर आ गई उसके अंदर। इसका इससे कोई लेना-देना नहीं है। ये डिनोमिनेटर में ही ना डिनोमिनेटर में ही रहता है, इसलिए यहाँ तो माइनस 2.5 ही आएगा आपका। यहाँ पे आप k टू द पावर 4 कर दीजिए। अब जैसे ही देखिए आप 0.4 करेंगे तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेना है इसको, तो आप क्या करेंगे k टू द पावर माइनस ब्रैकेट लगा के -4 करेंगे। तो आपका बीटा कितना हो गया? माइनस 0.4 हो गया। अब यहाँ लिखिए 1 अपॉन 1 माइनस 0.4, फिर सिग्मा बताइए कितना हो रहा है? 1 अपॉन, वापस रिपीट कर रहा हूँ, सिग्मा 1 अपॉन 1 माइनस 0.4 लिखेंगे आप। क्यों? क्योंकि k टू द पावर 0.4 हो गया आपका। इस 0.4 को कैसे लिखेंगे आप? इस 0.4 को वापस रिपीट कर रहे हैं। मेरे को स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए, इसलिए मैं लिखूँगा इसको k टू द पावर माइनस ब्रैकेट लगा के माइनस 0.4, क्यों? क्योंकि मुझे तो k टू द पावर 4 दे रखा है। आ गया? आ जाएगा, अपने आप ही आएगा।
इसमें आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं, इसको याद रखना है आपको, ये याद रखिए। अगर बीटा, ये सब चीजें कब हो रही है जब स्टैंडर्ड फॉर्म है, आपकी वो वाली स्टैंडर्ड फॉर्म पे बात है, अगर मैं उसको चेंज कर दूंगा तो अलग हो जाएगा सब। आ गया ग्रेटर देन वन, ठीक, आ जाएगा, वो तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं। चलिए ये सारी चीजें अब आप सॉल्व कर सकते हैं, मेरे को इसमें इतना ही बताना था आपको। ये आ गया ना, देखिए ये एक और इसने कर दिया 6.66 में कर दिया, 1 अपॉन माइनस 0.5 हो गया ये ऑटोमेटिकली। देखिए 6.5 में ये शायद ये इसको माइनस आ रहा होगा, ये देखिए आ गया ना बीटा माइनस 0.5। इसको चेक करिए, देखिए ये देखो ये रहा, ये मेरे को अपन ने ऐसे ही किया, ये यहाँ पे दे रखा है, और इधर देखिए बाहर भी प्लस साइन हो गया ना इसका, जो आप कह रहे थे ना, ये भी प्लस साइन हो गया, तो ऑटोमेटिकली इसको भी क्या लिखना पड़ेगा, माइनस माइनस 1 अपॉन बीटा, ठीक है, और ये आपका प्लस साइन है। तो ये सब स्टैंडर्ड फॉर्म है, मतलब अगर यहाँ पे आगे आपका प्लस आता है, देखिए k की पावर प्लस में होगी, l की पावर प्लस होगी, तो ये भी क्या हो जाएगा, ऊपर भी प्लस हो जाएगा, तो स्क्वायर हो गया। अब इन सबको आपको माइनस में, आपको क्या माइनस चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म तो माइनस में चाहिए, तो आप क्या करेंगे, माइनस 0.5 ब्रैकेट माइनस 0.5, तो आपका बीटा यहाँ पे जो दिख रहा है ना, अभी तो कुछ लोग दिख जाएंगे, अरे यार ये तो बीटा तो 0.5 है, आप 0.5 लगाते हैं, आपका आंसर गलत हो जाएगा, एलास्टिक सब्स्टिट्यूशन गलत आ जाएगी। अगर आपने यहाँ 0.5 लगा दिया तो वो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 0.5। इसलिए ऐसा नहीं है, कुछ लोग इसको केवल याद कर लेते हैं, और इवन टीचर्स भी नहीं बताते हैं, वो भी बताते हैं यार तुम्हारे के की जो भी पावर हो उसको यहाँ लिख लेना, 1 अपॉन 1 प्लस बीटा कर देना, ऐसा नहीं होता है भाई। इसमें के की पावर माइनस में ही होनी चाहिए स्टैंडर्ड, तो आपको इसको ये माइनस में नहीं है, तो भैया पहले इसको माइनस में बदलिए, फिर बीटा का पता लगेगा। तो यहाँ पे बीटा अगर प्लस में ये पावर दे रखी है, तो आप तो दिमाग में, और अगर किसी को ज्यादा मैथमेटिक्स नहीं उलझना हो तो सीधा कर दे, अगर ये पावर्स प्लस में हो, यहाँ पे भी बाहर भी पावर प्लस में दे रखी हो, तो मेरा बीटा माइनस होगा, ये ध्यान कर लीजिए, जो इसका है वो 0.5 नहीं होके माइनस 0.5 हो, और यहाँ पे फिर आप सीधे फॉर्मूला में पुटअप करिए 1 अपॉन 1 माइनस 0.5, तो ये आपके 2 होगा, और वो फिर उस केस में ग्रेटर देन 1 आना चाहिए। ये प्रॉब्लम्स आपकी आएगी और ये आती है, इसलिए मैं इस पे ज़्यादा आपको जोर दे रहा हूँ। आप लोग और भी अब ये प्रॉब्लम्स अब आप सॉल्व कर दीजिएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं अलग-अलग, ठीक है? लेकिन मेरे बताने लायक इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है? मैं अब आपको सीधा ले जा रहा हूँ, ये मुझे चैप्टर 7 से भी कोई मतलब नहीं है ना? मुझे सीधा अब जाना है आपके मैट्रिक्स पे। एक्स्पोनेंशियल वगैरह हमारे काम के नहीं है इतने, ग्रोथ वगैरह में काम आते हैं। आपको अगर स्पेशली पढ़ना हो तो आप मुझे रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं पढ़ा दूँगा, अदरवाइज़ मुझे सीधा मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट बताने हैं आपको, ठीक है? हुँ, देख लेना, कर रखा है। हितेश का हमारा सबसे पहले ये दिक्कत होती, कहीं रिकॉर्ड नहीं हुआ तो क्या होगा? नहीं वो सब उसमें है, मैं डाल दूँगा। कल वाले तो जो मिस हुए वो पुराने वाले तो शायद डाल दिए मैंने उसमें। हुँ, हुँ। नहीं कल भी हमने रिकॉर्ड कर लिए थे, कल तो 2 ही लोग तो थे यार, कल हमें क्या, मेरे को एक्चुअली में सैटरडे संडे कभी फ्री होता हूँ तो पढ़ाने में मज़ा आता है। अरे मेरे पहले भी ये दिक्कत है कि मुझे भी ये पता नहीं होता कि मैं रात को कितनी बजे तक पढ़ता रहूँगा। अब सपोज़ मुझे किसी दिन इंटरेस्ट आ गया तो मैं लंबा खींच लेता हूँ रात को, खींच लेता हूँ तो मैं फिर रात को लेट सोता हूँ तो सुबह उठ नहीं पाता हूँ। और किसी दिन मेरी अगर सुबह मॉर्निंग में 10 बजे मीटिंग होती तब भी मेरे को दिक्कत रहती। अब इसमें ये है कि उस दिन मैं थोड़ा फ्री था तो मैंने कहा चलो यार देख लेते हैं, अगर कोई होगा तो, नहीं तो आजकल ऑप्शन अवेलेबल है, आप न ऑनलाइन डाल देते हैं तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को कभी भी कोई दिक्कत हो आप पूछ लें, मेरा तो ये तो आप ये समझिए कि मैं जैसे कि कहीं टूर करने जाते हैं ना, घूमने-फिरने जाते हैं, वैसा मेरा उसमें फ्रेश हो जाता है दिमाग पढ़ाने के बाद। चलिए अब आपका है, मेरे लिए बर्डन नहीं है, मतलब पढ़ाना मेरे लिए बर्डन नहीं है, ये मेरा शौक है। हॉबी होती है, हैबिट या हॉबी कह सकते हैं आप, दोनों ही कह सकते हैं, हैबिट भी है, अगर मैं किसी दिन नहीं पढ़ाऊँगा तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता है, तो वो ऐसा हो गया है, ये एक आदत बन गई है। इसलिए मैं तो इसको, आप कोई भी नहीं होंगे तब भी मैं खोल के पढ़ाता रहूँगा, फिर बाद में किसी को अगर सुनना है तो सुन सकता है। देखिए अगला है आपका लीनियर अलजेब्रा का जो केस है, उसको हम सबसे सिंपलीफाई के, अभी आपने देखा कि जैसे ही हम लोग इसके अंदर जाते हैं और हमारी जो प्रॉब्लम है उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स आ जाते हैं, तो हमारी प्रॉब्लम थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है।
उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स आपकी काफी हेल्प करते हैं, ठीक है। वो थोड़ा सा उसको सिस्टमेटिक कर देते हैं। तो लीनियर अलजेब्रा क्या है? परमिट्स एक्सप्रेशन ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन simplified way, provide a shorthand method to determine whether a solution exists before it is attempted, furnishes the means of solving the equation system। तो इस इक्वेशन को काफी सिंप्लीफाई कर रही है। किसी भी इक्वेशन को आप, जो भी इक्वेशन होती है उसमें बहुत सारे वेरिएबल वगैरह होता है, तो आप उसको सिंप्लीफाई वे में लिख सकते हैं। ये उसको लिखने का तरीका है, आप लोग सभी जानते हैं। इसमें कुछ रोज हैं और कुछ कॉलम्स हैं। रोज क्या है? ये आपके, ये सब चीज, ये आपकी रो है, 4 रो दिख रही है इसके अंदर, 4 ही कॉलम दिख रहा है, ठीक है। ये मैट्रिक्स की रो और कॉलम कहलाती है। रो यानी कि लाइन जिसके ऊपर आप लिखते रहते हैं वो रो है, फिर इधर वाले कॉलम बन जाते हैं। अब हमारे को तो क्या इकोनॉमिक्स में ही हमारा इंटरेस्ट। अब देखिए आप इस प्रकार से, जैसे रैशनल फंक्शन हुआ, ये आपको दे रखा है नॉन लीनियर फंक्शन सच एज द रैशनल फंक्शन कैन बी इजीली बी कन्वर्टेड इनटू लीनियर फंक्शन। यानी कोई भी हम नॉन लीनियर फंक्शन होगा तो उसको भी हम लीनियर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे इसको यहाँ पे बना दिया, लीनियर बना दिया। कैसे बना दिया? कोई भी नॉन लीनियर फंक्शन है जो, क्योंकि अभी अपना हमने स्किप कर दिया लॉग वाला पार्ट, मैंने इसलिए स्किप किया। आप लोगों को बेसिक जानकारी है लॉग की। लॉग भी काफी यूज आता है। अगर आप चाहें तो बुक आपके पास में है, आपको किसी को अगर इंटरेस्ट हो तो वो पढ़ सकता है। तो हम नॉन लीनियर फंक्शन को लॉगरिथमिक यूज करते हुए लीनियर फंक्शन में बदलते हैं, इतना सा आपको ध्यान होना चाहिए। और ये मैंने इसको लॉग लॉग 0.3 log x माइनस 0.6 log y ऐसे करके मैंने नॉन लीनियर फंक्शन को किसमें बदल दिया? लीनियर फंक्शन। तो जो भी लॉगरिथमिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है किसी भी फंक्शन का, वो लीनियर फंक्शन बना देता है उसको। तो ये आपका लीनियर फंक्शन। किसी से लॉग लीनियर, इसको हम बोलते हैं, लीनियर नहीं बोलते, इसको क्या बोला जाता है? लॉग लीनियर फंक्शन, ठीक है। ये फंक्शन आपका क्या कहलाता है? लॉग लीनियर फंक्शन, क्योंकि इसके अंदर लॉग के कारण, लॉग से इसको हमने लीनियर में कन्वर्ट किया। अब मैट्रिक्स की आपकी डेफिनेशन वगैरह क्या है? अगर आपको किसी को इंटरेस्ट हो तो मैं बताऊं, अदरवाइज मुझे तो इसमें कोई ज्यादा खास बताने की वाली चीज नहीं। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, बेसिक बेसिक चीजें हैं, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, ठीक है, नंबर ऑफ रोज क्या है, फिर आपका ट्रांसपोज मैट्रिक्स सब आता है निकालने, या कुछ आपको थोड़ा बताना पड़ेगा इसमें? हम्म, ये तो पढ़ रखा होगा ना सभी ने। देखिए एक तो ये, जैसे एग्जांपल नंबर 3 आप देखिए, ये क्या है? 3 by 3 का मैट्रिक्स है, 3 रो है 3 कॉलम है। इसी प्रकार बी को देखिए, बी कैसा है आपका? 2 by 3 का, 2 रोज दिख रही है इसमें और 3 कॉलम है। सी आपका क्या है? केवल एक कॉलम है और रो कितनी है इसमें? 3। तो ये 3 पहले रो लिखी जाती है और फिर कॉलम, तो 3 रो दिख रही है इसमें, 1 2 3। 7 एक रो में है, 4 दूसरी रो में है, 7 5 तीसरी रो में, तो 3 रो और 1 कॉलम। इसी प्रकार से डी आपका क्या है? केवल 1 रो है और 3 कॉलम है। ये सब दिख रहे हैं ना आपको? ये पूछ रहा हूं मैं तो, जस्ट हाँ सर दिख रहे हैं तो अपन आगे बढ़ा, टाइम नहीं खराब करा। बस ठीक है। तो रो और कॉलम क्या है वो आप आपको बताया गया। अब दूसरी चीज जो इसके अंदर बता रखा है इसने, वो कोई वैल्यू, जैसे कि A22 इसकी पोजीशन क्या होती है, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। 22 का मतलब पहले 2 रो दूसरी में है और कॉलम दूसरी में है। 23 का मतलब दूसरी रो में है और तीसरे कॉलम में है। ये सब चीजें आपको आती है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? ये 3 by 3 का होगा तो आपको स्क्वायर मैट्रिक्स है। 2 by 2 है, थ्री का इट्स 10 स्क्वायर। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का कुछ लोग ये समझते हैं 2 by 2 को स्क्वायर नहीं कहते हैं। जो भी जिसमें रोज और कॉलम बराबर हैं वो आपके सब स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। बाकी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं। कुछ लोग ये समझते हैं नहीं 2 by 2 का होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसा नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि रोज और कॉलम बराबर, स्क्वायर हो रहा है। हम्म? पहले रो लिखा होगा फिर कॉलम, ठीक है। अगला आता है आपका एडिशन सब्स्टिट्यूशन। ये भी सामान्य हो जाएगा, जो जैसा है जहाँ पे है वैसे ऐड हो जाएगा। इस 8 को आपको 1 से ऐड कर लेना है। अब ये एडिशन जब भी बराबर होंगे ना, जब तभी हो सकता है। ऐसा नहीं है 2 by 3 को 3 by 2 से, ऐसा नहीं कर सकते आप ना। 3 by 3 होगा, 3 by 3 होगा तभी ऐड होगा और सभी चीजें आपस में ऐड हो जाएगी। इसमें आप मुझे वहां रोक दीजिएगा जहां आपको लगता नहीं सर हमें नहीं आता है ना। ये सब चीजें चलती जा रही, मैं इसको जैसे पिक्चर देखते हैं वैसे चलाता जा रहा हूँ। एडिशन सब्सट्रैक्शन आता है ना,
थोड़ा सा हो सकता है आपको किसी को मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम हो तो वहां पे अभी अपन रुक जाएंगे। ये एस प्लस डी आप बना सकते हैं, ठीक है। अब आता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर का मतलब कि कोई भी कांस्टेंट नंबर दे रखा है, उससे जब भी किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो सारे एलिमेंट्स जो अंदर दे रखे हैं वो सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे मैट्रिक्स के केस में। ये आपका है, इसको मैंने सबको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो सारी अंदर जितनी भी चीजें वो सब 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये कहलाता है आपका स्केलर मल्टीप्लाई। अब आते हैं अपन वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? Multiplication of a row vector A by a column vector B requires a precondition that each vector have precisely the same number of elements. The product is then found by multiplying the individual elements of the row vector by their corresponding elements in the column vector. तो जब हम वेक्टर वो करते हैं मल्टीप्लिकेशन, तो रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते रहते हैं। The product of row column multiplication will thus be single number of scalar. उसके बाद में हमारे पास एक स्केलर नंबर आ जाता है। इसको आप प्रैक्टिकली यहाँ नीचे करके देखेंगे अभी। ये देखिए, तो ये क्या आपका ए है और ये बी है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगा? जब यहाँ पर इसमें रो कितनी है आपकी? एक, और कॉलम कितने हैं? चार। और इसके अंदर कॉलम कितने हैं? रो कितनी है आपकी? चार, और कॉलम कितने हैं? एक। तो जब भी ये ध्यान रखिए, फर्स्ट वाले का ए का बी के साथ वेक्टर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर ए भी अलग होगा और बी ए अलग होगा। अगर आप बी ए करेंगे तो अलग होगा आंसर, ए बी होगा तो अलग होगा। लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन कब हो सकता है? जब फर्स्ट वाला जिसका हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेकंड वाले के साथ, उस फर्स्ट वाले की कॉलम्स सेकंड वाले की रो के बराबर हो, तभी मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपके पास एक स्केलर वैल्यू आएगी, ठीक है। स्केलर वैल्यू का मतलब जिसका कोई वेक्टर नहीं होगा। तो यहाँ पर स्केलर वैल्यू मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये हम कर सकते हैं नहीं कर सकते, पहले ये चेक करना पड़ेगा आपको। जो हम कहेंगे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले वाले में जो कॉलम की संख्या है 4, वो दूसरे वाले की रो की संख्या 4 के बराबर है, और इसको मल्टीप्लाई करने पर 1 बाई 1 आ रहा है, मतलब कोई एक स्केलर वैल्यू हमारे पास आ जाएगी और वो आपकी आ रही है। तो आपको क्या करना है? इस 4 को 12 से मल्टीप्लाई करिए, प्लस साइन लगाइए, 7 को 1 से करिए, 2 को 5 से करिए, 9 को 6 से करिए, जोड़ते जाइए, 119 आपके पास आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। थोड़े से और कॉम्प्लेक्स पे जाएंगे धीरे धीरे। यहाँ पे देखिए दूसरे वाले में हम कर सकते हैं नहीं कर सकते, आप देखिए यहाँ 3 और 3 मैच हो रहे हैं, तो आपका हो जाएगा, स्केलर आएगा 70, आपका आंसर है। यहाँ पे आप ये ध्यान रखिएगा, reversing the order of multiplication in either of the above having column row vector multiplication will give a totally different answer। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप इस सब के अंदर में ए को बी से कर रहा हूं और बी को ए से कर रहा हूं, आप करके देख सकते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? अलग आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेक्टर है, ठीक है, यहाँ पर वेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है, तो वेक्टर के केस में ऐसा होता है। दूसरा आपका है, सपोज जैसे अपन यहाँ पे लेते हैं क्वांटिटी और प्राइस ले लिया मैंने, ठीक है। अब ये आपकी इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम है, इसलिए आपको इसको यहाँ पे थोड़ा देखिए आप इसको। द मीनिंग ऑफ फैक्टर मल्टीप्लिकेशन इज परहैप्स easiest understood in terms of the following example. Assume q as a row vector, q आपका रो वेक्टर है, of the physical quantities of कोई भी हम बर्गर है आपका, फ्राइज है उनका, और सोडाज, ठीक है। ये क्या क्या चीजें हैं? 3 चीजें जो हमने बेची है, आउटपुट किस किस का आउटपुट है? एक तो बर्गर, एक फ्राइज, और एक सोडा सॉल्ट। तो ये जो जो बिके हैं उसकी क्वांटिटी दे रखी है 12, 8 और 10, और उनकी जो प्राइस है वो कितनी कितनी दे रखी है बताइए। बर्गर की प्राइस कितनी है? प्राइस की 0.75 और सोडा की 0.5, ये उसको लिखने का तरीका। अब ये कह रहा है देन वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ स्केल, ठीक है, सेल्स, टोटल वैल्यू ऑफ सेल कितनी होगी? ये तो सिंपल है भाई, कौन कितनी चीज बिकी उसकी प्राइस कितनी है, उसके उसके बेस पे आप क्या निकाल सकते हैं? टोटल वैल्यू ऑफ सेल निकालेंगे, और टोटल वैल्यू ऑफ सेल आपकी कितनी आ जाएगी? 26 आ जाएगी। ये पॉसिबल भी है, 1/3 है, एक रो 3 कॉलम, 3 कॉलम और एक रो, मल्टीप्लाई हमने कर दिया तो हमारे पास आ जाएगी टोटल वैल्यू ऑफ सेल आ जाएगी।
ये आपका पूरा मैट्रिक्स है। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में थोड़ा सा हम कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं। इसके ऊपर यहाँ पे आपको क्या दिखता है, R रो है, C कॉलम है, 1 and 2 R रो, C कॉलम, requires that the matrix be conformable। conformable का क्या मतलब है कि पहले में कॉलम की संख्या दूसरे में रो की संख्या के बराबर हो, ये इसको कहते हैं कंफर्मेबल। ये कंफर्मेबल होगा तभी आप मल्टीप्लिकेशन कर सकेंगे, बाकी नहीं कर पाएंगे। बिना कंफर्मेबल के हम मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। इसमें जो पहला वाला जिसका हम ले रहे हैं वो लीड मैट्रिक्स कहलाता है और दूसरा वाला लैग मैट्रिक्स कहलाता है। एक लीड मैट्रिक्स है और दूसरा लैग। ठीक है, ये सब टर्मिनोलॉजी, कोई ज्यादा उसमें आपको उलझने की जरूरत नहीं, आप देखते जाइए। अब यहाँ पे जैसे हमने लिया है इसको एग्जाम्पल आप चाहिए, यहाँ पे आपका कितना है, 2 रो है 3 कॉलम है, 2/3 लिखेंगे। दूसरे वाले में 3 रो है और 3 रो है और 2 कॉलम, तो 3/2 लिखेंगे। अब हम इसको देखेंगे तो मल्टीप्लीकेशन संभव है, हम कहेंगे हाँ भाई संभव है, क्योंकि यहाँ पे 3 और 3 क्या हो रहे हैं, कॉमन हो रहे हैं, यानी कि ये कैसा है, इसको क्या बोलेंगे, कंफर्मेबल है। तो कंफर्मेबल होगा पहले तभी मल्टीप्लीकेशन होगा, अगर कंफर्मेबल नहीं है तो फिर मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं होगा। हो गया कंफर्मेबल। अब कंफर्मेबल होने के बाद आपके पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा, वो क्या होगा, जो बचे हुए हैं वैसा आ जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या, 2/2 बचेगा, तो 2/2 का आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा। आपस में आप मल्टीप्लाई करके इनको देख लीजिए, आपके पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। इसको फिर आपने यहाँ पे सॉल्व भी कर दिया, ए बी बना दिया आपने, ए बी बनाइए, बी सी बनाइए, जो भी बनाना हो आप उसको मल्टीप्लाई करते जाइए। आगे और भी एग्जांपल्स हम सॉल्व करेंगे, उसमें आपको और समझ में आ जाएगा। अभी आप थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट देख लीजिए। अब ये इसकी प्रॉपर्टीज आती है मैट्रिक्स की। क्या प्रॉपर्टी है, एक तो है क्यूमुलेटिव, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव, 3 प्रॉपर्टीज है। कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी तो बहुत सिंपल है, कम्यूटेटिव मतलब ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें एक ही जैसा, ए प्लस बी प्लस सी करें, ए प्लस बी प्लस सी करें, ब्रैकेट लगाते हैं एक जैसा, ए माइनस बी ए प्लस बी करें वो भी एक जैसा। तो ये आपका क्या है कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन के केस में ये कम्यूटेटिव है। ठीक है, जोड़ बाकी जैसे हम करते हैं वैसे ही है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के केस में ये कम्यूटेटिव नहीं है। कम्यूटेटिव मतलब ये ए बी इज नॉट इक्वल टू बी है होगा इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये ध्यान रखिएगा कि कम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेशन में नहीं है। ठीक है, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड तो हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा। इसी प्रकार से ए बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी हो जाएगा। ठीक है, तो जो नहीं हो सकता वो इसको ध्यान रखिए कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इन केस ऑफ मैट्रिक्स। और इसको यहाँ पे इसने चेक करके बता रखा है, सारी चीजें आप देख सकते हैं। मैं मैथमेटिक्स में आपको नहीं ले जाऊंगा, मेरे को केवल आपको अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं इकोनॉमिक्स की उसी को देखनी है। यहाँ मैथमेटिक्स तो केवल आपको एक आपके ध्यान में पिक्चर होनी चाहिए। ठीक है, अब है आइडेंटिटी एंड नल नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स का मतलब एन मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स हम उसे कहेंगे जिसमें सारे एलिमेंट्स क्या हो, जीरो, ये आपका नल मैट्रिक्स होता है। नल मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ ऑल जीरोस एंड कैन बी ऑफ एनी डायमेंशन। ठीक है, कितनी भी डायमेंशन का हो सकता है, 2/2, 3/2, 3/2, कुछ भी हो सकता है। इट इज नॉट नेसेसरली स्क्वायर, कोई जरूरी नहीं कि स्क्वायर हो, 3/3 हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं। 2/2 भी हो सकता है, सॉरी 2/3 भी हो सकता है, कुछ भी हो, लेकिन इसके सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द नल मैट्रिक्स लीव्स द ओरिजिनल मैट्रिक्स अनचेंज, वो अनचेंज रहेगा, जैसे अपन जीरो के साथ किसी का भी करते हैं वैसे ही रहेगा। अब मल्टीप्लिकेशन बाय नल मैट्रिक्स प्रोड्यूसेस एन नल मैट्रिक्स, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे कि अपन किसी भी चीज को 5 को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आ जाएगा, तो जीरो सबको जीरो कर देगा, वैसे ही नल मैट्रिक्स भी अगर मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ किसी को तो जीरो बन जाए। ठीक है, अब अपन ऊपर देखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। पहली बात तो ये ध्यान रखिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसा होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स में पहले बता चुका हूं आपको, 2/2, 3/3, 5/5, 7/7, ये सारे स्क्वायर मैट्रिक्स हैं जिसमें जो रोज एंड कॉलम्स की संख्या सेम होती है, यानी कि आप कहेंगे n/n इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा कैसा होता है, कैसा होता है,
नोट कर लीजिए, आप इनको कहीं नोट्स बना रहे हो तो ये तो मैं हिंदी में बोलता जा रहा हूँ, इन सबको चीजों को नोट कर दीजिए, बहुत छोटे-छोटे अच्छे-अच्छे नोट्स बन जाएँगे आपके। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। नल मैट्रिक्स कोई ज़रूरी नहीं कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो, कैसा भी हो सकता है। नल मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स 0 होंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स कैसे होंगे? Which has 1 for every element, which has स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स विच हैज वन फॉर एवरी एलिमेंट ऑन द प्रिंसिपल डायगोनल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड जीरो एवरीवेयर एल्स। हर जगह पर जीरो होगा और डायगोनल के अंदर क्या होगा, वन 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 होंगे। जैसे कि आप यहाँ देखिए, ये जो आई आपको दे रखा है, ये आपका आइडेंटिकल मैट्रिक्स है, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सॉरी। ये कैसा है, 3/3। ये 3/3 ही होना चाहिए, पहली बात तो नोट करिए। ये 2/2 हो सकता है, 3/3 हो सकता है, 5/5 हो सकता है, लेकिन कभी भी 2/3 नहीं होगा। पहली बात तो ये ध्यान रखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। दूसरी बात, इसके डायगोनल के एलिमेंट सभी 1 1 1 होंगे और दूसरे सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्लियर? अब इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बहुत सारी, क्योंकि ये थोड़ा स्पेशल हो गया, इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज सिमिलर टू द नंबर 1 इन अलजेब्रा। अलजेब्रा में जैसे नंबर 1 होता है ना हमारा, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और अलजेब्रा में जैसा 0 होता है वो नल मैट्रिक्स है। सिंस मल्टीप्लिकेशन, अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी a इंटू आई या i इंटू a कर दूं, तो मेरा वो जो जिस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया वही मैट्रिक्स रहता है। ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। मल्टीप्लिकेशन ऑफ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाय इटसेल्फ लीव्स एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, 1 आता है। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या रहेगा, 1 लाख रहेगा। यही चीज सेम प्रॉपर्टी, यानी आई इंटू आई, कभी भी आई स्क्वायर नहीं होगा, आई इंटू आई क्या होगा, आई ही होगा। 1 इंटू वन, वन स्क्वायर नहीं होता। 1 इंटू वन इंटू वन, वन की पावर 3 नहीं होता, वो 1 ही होता। वैसे ही वैसे आई इंटू आई स्क्वायर नहीं होगा, आई ही होगा। थर्ड, एनी मैट्रिक्स फॉर विच, ये इंपॉर्टेंट है आपका, एनी मैट्रिक्स फॉर विच A is equal to A dash is a symmetric matrix, उसको हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक। ये तीसरा मैट्रिक्स आपके पास आ गया। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, जब इसका इन्वर्स अगर हम कर दें किसी मैट्रिक्स का, ये अपन अपना छूट गया क्या इन्वर्स करना, वो आपका क्या कहलाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर विच A इंटू A इज इक्वल टू A, इसको हम कहते हैं आइडियमपोटेंट, आइडिपोटेंट मैट्रिक्स। अगर a इंटू ए बराबर a हो तो आइडिपोटेंट मैट्रिक्स हो। वो भी किस केस में, जब सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। a अगर आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उस केस में। द आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक एंड आइडियमपोटेंट, इस चीज को आप नोट करना है। अब आपका जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, जिसके अंदर हमेशा क्या होगा, आई, आई जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, वो हमेशा पहली बात तो क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक मतलब उसको आप अगर डैश भी निकाल दें, उसको उसकी रोज को कॉलम में, कॉलम को रोज में चेंज कर दें, उसको डैश निकालना कहते हैं, तो तो भी जो आपका मैट्रिक्स है वो वैसा का वैसा ही होता है। जैसे इस ए का डैश निकालना, निकालिए आप देखिए, ये जो ए दिया हुआ है ना आपका, मैं डैश निकालना क्योंकि हो सकता है अपना पीछे कहीं छूट गया। इस ए का डैश, ए डैश मैट्रिक्स निकालिए, कैसा होगा बताइए। 7 10 14 जो आपकी रो थी उसको कॉलम बना दी, क्या हो गया, 7 10 14 आपका कॉलम बन जाएगा। 9 2 6 को आपका दूसरी जगह हो जाएगा, वो कॉलम बन गया, दूसरा कॉलम। तो रो को कॉलम बना के हम इसको ए डैश निकाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये अपना छूट कैसे गया, ये देखना पड़ेगा एक बार। तो इसको भी आपको नोट करना पड़ेगा, ये कहाँ गया, ये आया तो नहीं कहीं, ये डैश ऐसे ही डायरेक्ट दे दिया दिखता है, यहाँ पे नीचे बताएगा। हाँ, यहाँ पे कहीं नहीं है, चलिए। हाँ, तो अब ये जो इंपॉर्टेंट चीज है अपनी, आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, आपको नल मैट्रिक्स आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी आ गई, किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करें उसका स्क्वायर करें आई ही रहता है, जिसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे वही फंक्शन, वही मैट्रिक्स रहेगा। अब तीसरा है आपका, आपका कोई मैट्रिक्स उसका ए डैश निकालें, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, अगर दोनों सेम होंगे तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर विच ए इंटू ए स्क्वायर नहीं होगा, ए ही हो, उसको क्या कहते हैं, आइडियमपोटेंट मैट्रिक्स। और आपका जो
आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वो सिमेट्रिक भी होता है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स भी होता है, ठीक है। इन सब चीजों को आप नोट कर लें। अब इसको यहाँ पे ये ना प्रूव भी करके बता दिया होगा सारी चीजें, आगे आ जाएगी। चलिए अब आता है आपका मैट्रिक्स एक्सप्रेशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। हम्म 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 हम्म। ये प्रॉब्लम कैसे आएगी मतलब? अगर विकर्ण पे केवल 555 लिखा और बाकी सब जगह जीरो हो। हाँ कुछ भी, हाँ। और विकर्ण पे सारी डिजिट एक जैसी है। हाँ हाँ तब तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हुआ, तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। हाँ, इनवर्स निकालने का तो तरीका यही है ना, रो को कॉलम बना दीजिए, कॉलम को रो बना। हाँ, वो अभी इसमें आ जाएगा, फिर पीछे मैं बता देता हूँ इनवर्स की कॉलम। जैसे आप सपोज जैसे कह रहे हैं कि 500 043 040 और 003 है, ठीक है। अब इसका मुझे इनवर्स करना है तो मैं क्या करूंगा, जो 500 है उसको मैंने कॉलम बना दिया 500, ठीक है। फिर दूसरे का 040 है तो उसको भी मैंने कॉलम बना दिया 040, और इसका तीसरे का 003 है तो 003 बना दिया, कॉलम बना दिया। आप वापस देखेंगे कि वो वैसा का वैसा ही मैट्रिक्स रहेगा, सेम रहेगा, ए ही रहेगा। ए और ए डैश, यानी कि अभी देखिए ना, अपन ने ये देखा ना, ये इसका मतलब क्या होगा, आप इसको क्या बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्योंकि इस केस में भी जैसा आप बता रहे हैं 00500 040 003, तो ये क्या है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जिसके अंदर ए और ए डैश दोनों एक जैसे हों अगर, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देखिए एनी मैट्रिक्स फॉर विच ए एंड ए डैश आर इक्वल इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। और हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स की क्या प्रॉपर्टी है कि वो सिमेट्रिक भी होता है, आइडेम्पोटेंट भी होता है। इसका मतलब कि उसको अगर उसी से मल्टीप्लाई करें तो वही आता है। किसी मैट्रिक्स को अगर उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर वही मैट्रिक्स आ जाए, और ये किसके अंदर पॉसिबल है, केवल और केवल आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ही ऐसा पॉसिबल है, बाकी नहीं। तो वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगा। तो सिमेट्रिक, आइडेम्पोटेंट, नल और आइडेंटिटी, ये चार चीजें हमने देख ली। अब आता है आपका कि आपके जो भी अलजेब्रिक पर इक्वेशन है उसको पहले मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करें। तो ये आपकी एक अलजेब्रिक इक्वेशन है, उसको मैट्रिक्स में करने के लिए इनको रो बना दीजिए। ऐसा अपन एलपीपी में करते हैं, ये सब अपन इसलिए पढ़ रहे हैं कि बाद में एलपीपी भी करनी है हमें। तो 7 3 45 7 3 यहाँ लिख लिया, 4 5 यहाँ लिख लिया, और x का x1 x2 हमने कैसे लिख लिया, कॉलम में लिखेंगे x1 x2। और b आपका क्या हो गया 45 49 होगा, इनको भी कॉलम में लिखेंगे। इस ढंग से कोई भी जितनी भी आपकी इक्वेशंस दे रखी है, उन इक्वेशंस को हम उनके जो गुणक हैं, उन गुणक को हम ए मैट्रिक्स बना लेते हैं। उनकी जो एक्स वैल्यूज है उनके हम कॉलम में x1 x2 लिख के एक्स मैट्रिक्स बना लेते हैं। और उनके जो रिजल्टेंट हैं उनको हम बी मैट्रिक्स बना लेते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, ए इज कॉल्ड कोफिशिएंट मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि ये सारे क्या है, उनके गुणक हैं, कोफिशिएंट्स। एक्स इज द सॉल्यूशन वेक्टर, एक्स आपका सॉल्यूशन है जिसका हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एंड बी इज ए कांस्टेंट टर्म, ये आपकी कांस्टेंट, ये सारा हम एलपीपी में यूज करेंगे। इसको आप यहाँ पे केवल ये समझिए कि किस प्रकार से इसको बनानी है। ये आपने यहाँ पे ली और ये आपकी वैल्यू आ गई, तो एक्स इज इक्वल टू बी आ गई। इसी प्रकार से इसको बनाइए, आपका ये कोई दे रखी है एक्स वाई जेड, इनकी वैल्यू दे रखी है, आप इसको बना लीजिए, ये इस प्रकार से आपका बन जाएगा। इसमें कोई दिक्कत हो तो पता है अपन रुके इसको, नहीं तो आगे बढ़े। ये इससे बनाया, इसको भी देख लेना, ये रहो, ये इन इक्वेशन को इस ढंग से बना दिया। किसी के साथ माइनस है तो माइनस में रख लीजिए, प्लस है तो प्लस में रख लीजिए। आपके जो आपको निकालने हैं यानी वैल्यू निकालनी है, सॉल्यूशन मैट्रिक्स में जो आपके हैं वो यहाँ पे चार चीजें हैं, पहले वाले में दो थी। तो सॉल्यूशन वेक्टर, कोफिशिएंट मैट्रिक्स और कांस्टेंट टर्म्स। यहाँ पे सॉल्यूशन वेक्टर कितने हैं, चार है।
WXYZ, ये सॉल्यूशन वेक्टर को ऐसे लिख लिया और आपका जो रिजल्टेंट है उनको पीछे लिख लिया 139 248। चलिए अब मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ इसको। ये सॉल्व प्रॉब्लम सब आपके लिए है, मुझे इसमें से कोई भी सॉल्व नहीं करनी, आप अपने आप सॉल्व करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर पे हम चलें। अब हमारा आता है, कौन सा आता है, मैट्रिक्स। ये कौन सा चैप्टर था आपका? नेक्स्ट अपने आप ही आ जाएगा 6 7 8। मैट्रिक्स इन्वर्जन नहीं है इसमें, मैट्रिक्स इन्वर्जन अच्छा नेक्स्ट आ रहा है। नेक्स्ट फंडामेंटल्स ऑफ लीनियर मैट्रिक्स अलजेब्रा आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह आप याद रखिएगा, जितना बताया उतना सफिशिएंट है, इसमें कोई और उससे कोई ज्यादा चीजें नहीं होगी, आप पढ़ लीजिएगा इसको। अब आते हैं हम मैट्रिक्स इन्वर्जन के ऊपर, चैप्टर नंबर 10, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल। चैप्टर नंबर फंडामेंटल्स ऑफ लीनियर मैट्रिक्स अलजेब्रा, फंडामेंटल्स हमारा कहना मैट्रिक्स इन्वर्जन, चैप्टर नंबर 11। मैं थोड़ी देर आपको वापस ब्रेक दे देता हूँ 5 मिनट, फिर अपन मैट्रिक्स इन्वर्जन की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है।